सब लोग हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए सेशन में, जो होने वाला है लेक्चर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे जो एग्जाम में बहुत बार आता है, 3 मार्क के अंदर, 2 मार्क के अंदर। तो उसको आप ध्यान से देखिए, एग्जाम में बहुत पूछते हैं इन क्वेश्चनों को, तो आप इसको नोट कर लीजिए, कॉपी लेके बैठ जाइए। और सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करे बिना आज का सेशन। कल का वीडियो मिस हो गया था, तो आज का वीडियो देख लीजिए, इसको आराम से नोट कीजिए और आप पूरा देखिए वीडियो। और हर एक चीज को, हर एक वर्ड को ध्यान से सुनिए। ध्यान से जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक आपके माइंड में ये चीज नहीं बैठेगी, और ये आपके माइंड में बिठाना है तो फिर आपको पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। और अपन स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और आज का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहला टॉपिक जो है अपने वो डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अपन प्रीवियस लेक्चर्स में अपन पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। आज अपन यहाँ पे इसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे जो एग्जाम में लास्ट ईयर के पेपर में ये पूछा गया था। अभी जो लेटेस्ट जो पेपर हुआ इसमें पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया। प्रीवियस पेपर जितने भी उठाएंगे आप लास्ट ईयर के, तो उनमें क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा, तो आप देख लीजिए इसको। तो टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। या तो आप इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं और रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं आप इसको, तो ठीक है। तो दोनों पे ध्यान दीजिए। तो टॉपिक को लिख देते हैं अपन, रेजिस्टेंस एक साइड बना लीजिए, एक कॉलम। इसको जो डिनोट कर रहता है वो काय से डिनोट कर रहता है, आर से। और इधर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं अपन रो से, ये रो। रो सिंबल से डिनोट करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि रेजिस्टेंस हमेशा किस पर डिपेंड करता है। तो मैं सिंपल पॉइंट बता रहा हूं, कम से कम मैं आपको इसके अंदर 4 पॉइंट बताऊंगा, और 4 पॉइंट में से आप आराम से 3 आराम से लर्न कर लेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 1, इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द किसके ऊपर, लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और इधर इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया, ठीक है। ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है और ये लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर है ना, इजी पॉइंट। दूसरा, पहला पॉइंट इजी है ना, ये डिपेंड करता है, डिपेंड नहीं करता। अपन ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। और इट्स, यहां पे है सेकंड पॉइंट, इट्स एसआई यूनिट इज, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम, पता ही सबको, इज ओम, OHM, इसका सिंबल इस तरीके से बनता है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट इसका, इट्स एसआई यूनिट इज
इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर, ओम मीटर, और इसका सिंबल होता है इस तरीके से ओम मीटर। ठीक है। थर्ड पॉइंट में रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की और रेजिस्टिविटी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल ऑफ कंडक्टर की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस क्या है, इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। थर्ड है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अ स्पेशल, ये क्या होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टी होती है एक तरीके से। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के मटेरियल की। फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो आप लिख दीजिए इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, मैंने बताया था ml² T⁻³ और A⁻²। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, और इसके अंदर इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कितना है, ml³ T⁻³ और A⁻²। ठीक है, केवल इसके और इसके डायमेंशनल फॉर्मूला में इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे ये -2 सेम है पूरा, बस यहाँ पे L⁻² है और यहाँ पे 3 है। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, और इसका क्या होता है, केवल ओम होता है, इसलिए। ठीक है, तो मीटर का जो डायमेंशन होता है, जो लेंथ का यूनिट होता है, तो लेंथ का डायमेंशन हमको पता है एल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एक एल बढ़ गया। तो ये आपका डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन, ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, फॉर एग्जाम। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत सिंपल वे में मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे। और भी पॉइंट्स अगर आप चाहो तो जहां पे मैंने इसको लिखा रखा है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का टॉपिक, उसको वहां से देख के आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसको मैं रब कर रहा हूं। अगला टॉपिक देख लीजिए। अगला जो टॉपिक है वो आपका है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, वो है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑफ अ सेल। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी सेल होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो चार्ज होता है, फिर उसके बाद डिस्चार्ज हो जाता है, फिर वापस उसको अपन चार्ज कर सकते हैं। तो जब चार्ज करते हैं तो अब की बार वो क्या होता है कि उसके अंदर ईएमएफ धीरे धीरे कम होता रहता है। आपको पता होगा कोई भी सेल है थोड़े टाइम बाद डिस्चार्ज होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस वहां पे इंक्रीज हो रहा है, तो उसके अंदर इंटरनली इनबिल्ट रहता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है, उसका डेफिनेशन देख लीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये आपको पता होना चाहिए, आप सबको पता है। तो आप लिख लेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल। Electric cell is a device. Electric cell is a device which
which convert chemical energy into electrical energy, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपन रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है। द रेजिस्टेंस applied by the electrolyte inside a cell to flow of current is called internal resistance of a cell, ठीक है। और इसको डिनोट जो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर से डिनोट करते हैं इसको। और जिसका डायग्राम जो होता है सेल का, वो आपको डायग्राम भी ध्यान रखना है। इसका जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है। ये आपका ईएमएफ सेल का, और ये रेजिस्टेंस इसके अंदर इनबिल्ट होता है। ये पूरा जो कंस्ट्रक्ट बनके बनता है वो आपका क्या हो जाएगा, सेल का डायग्राम है। कोई भी सेल का अगर सिंपल डायग्राम बनाते हो तो उसके साथ उसका ईएमएफ भी होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो क्या है, रेजिस्टेंस अप्लाइड बाय इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड अ सेल। जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है उस सेल के अंदर फ्लोइंग थ्रू करंट, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसको डिनोट करते हैं अपन स्मॉल आर से। तो आप इसको पूरा नोट कर सकते हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिखना है अपन को भी, देखिए अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में कुछ और बातें हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल is always considered to be joined in series the cell, ठीक है। हमेशा सेल के किस तरीके से दिखता है, हमेशा सीरीज में दिखता है आपको। तो ये आपका सेल का जो टॉपिक है, ये जो पार्ट है छोटा सा, वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके है, तो आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है उसको देख लेते हैं अपन, वो भी इससे रिलेट करता हुआ है। लिख लीजिए आप इसको। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो ये है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो आप
डायग्राम जो आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पढ़ा तो उसकी डेफिनेशन से निकाल सकते हो कि डेफिनेटली सेल होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, कोई ना कोई इलेक्ट्रोड भी होगी, ठीक है, और कोई ना कोई इसका टेम्परेचर भी होता है। तो इन सब चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो अपन लिख लेते हैं इसके अंदर the following factors which affect affecting internal resistance of cell R, ठीक है। तो कौन कौन से फॉलोइंग फैक्टर है जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को अफेक्ट करते हैं? तो पहला है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पहला आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो पहला फैक्टर तो ये है, इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो जैसे से आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करोगे तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, तो आप नोट करिए इसको। तो यहां पे ये है on increasing concentration of electrolyte, on increasing the concentration of electrolyte, the internal resistance of cell increases, ठीक है। तो जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड देखिए, नोट कर लीजिए इसको आप। सेकंड जो है आपका सेकंड आपका जो है वो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, जो भी इलेक्ट्रोड डिप होती है उसके अंदर उसके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, मतलब फ्लो ऑफ करंट कम हो जाएगा। तो फ्लो ऑफ करंट कम हो जाता है, इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन, दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। जो भी आपकी इलेक्ट्रोड्स है उसके बीच का डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप लिखेंगे इसके अंदर when increasing the distance between the electrode, when increasing the distance between the electrodes, its internal resistance of cell increases, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस इलेक्ट्रोड के बीच का अगर इंक्रीज कर देते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, उसका सेल का इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, इसको आप ध्यान से समझिए। क्योंकि अगर जैसे कि इलेक्ट्रोड जो भी अपने सेल में डिप करी वो ऐसे इतने डिस्टेंस पे, तो अगर ज्यादा डिस्टेंस पे रखेगा तो वो आपको जो भी चार्जेस हैं, जो आपके आयन्स हैं, उनको चलने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन करंट वहां पे कम मिलेगा, तो दैट मीन्स रेजिस्टेंस वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद एक और है
आप जो भी बात मैं बता रहा हूं इन सबको नोट जरूर करते रहिए। थर्ड आपका है टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी सेल ज्यादा गर्म हो गया तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंचेंगे, विस्कोसिटी कम हो जाती है इसी कंडीशन में। तो उस विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो वहां पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा करंट पास होगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से उधर होंगे, तो वहां पे आपके इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है उसके अंदर। तो आप देख लीजिए, increase in temperature of the electrolyte, increase in temperature of the electrolyte decrease its viscosity मतलब viscosity, therefore internal resistance of cell decreases। ठीक है, तो यहाँ विस्कोसिटी मतलब क्या होता है कि डिक्रीज हो रही विस्कोसिटी, मतलब वो जो लिक्विड है वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स या आयन जो भी है तो उनको जाने आने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो करंट ज्यादा से ज्यादा होगा, तो करंट ज्यादा होगा दैट मीन्स आपके रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल उस कंडीशन में क्या हो जाता है, कम हो जाता है जब टेम्परेचर हो गया करता है पर इंक्रीज करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपके जो पार्ट थे उसको आप नोट करते जाइए। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए फिलहाल इतना ही। अगले सेशन में मिलते हैं फिर बिल्कुल न्यू सेशन, न्यू टॉपिक्स के साथ में। और आप इन सबको नोट जरूर करते रहिए और आगे भी शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को भी दबा दीजिए। और जब तक के लिए अगले लेक्चर मिलते हैं तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए।